देखिए लास्ट टर्न से ही शुरू किया है। सभी बच्चे इधर देखिए, लास्ट टर्न से क्रिस्टलाइन सॉलिड शुरू किया है आपका। इस सॉलिड्स के में दो क्लास में डिवाइड किया गया। कंडक्टर्स को दो क्लास में, सॉलिड्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया। तो देखिए एक मिनट, सॉलिड्स, जरा सा एक मिनट, सॉलिड्स इसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर या सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर, सॉलिड्स को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को तीन भाग में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपने सॉलिड्स को तीन क्लास में डिवाइड किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी। बात ना करो बच्चों। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये सॉलिड्स का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर या सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाव पर, ठीक है, आपका सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन तीन भाग में है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सॉलिड्स को, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो पेपर पढ़ रहे हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने सॉलिड्स को दो क्लास में डिवाइड किया, एमार्फस सॉलिड्स और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमार्फस सॉलिड्स और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमार्फस सॉलिड्स वो हैं जिसमें रेगुलर रिपीटेड पैटर्न नहीं है, जिसमें ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, मतलब हर जगह बराबर इक्वल सेपरेशन नहीं है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। एमार्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज का मतलब हर जगह बराबर सेपरेशन। यहां पर डिफरेंट सेपरेशन है बिटवीन द एटम, यहां पर बिल्कुल बराबर सेपरेशन है एटम्स। बॉन्ड्स इक्वली स्ट्रांग है, बॉन्ड्स आपके इक्वल स्ट्रांग उसमें है, बॉन्ड्स आर नॉट इक्वली स्ट्रांग, इसमें बॉन्ड्स आर इक्वली स्ट्रांग, बॉन्ड्स जो हैं इक्वली स्ट्रांग है। बॉन्ड्स के बीच में जो फोर्सेज हैं भाई, कहीं पास है तो फोर्स ज्यादा है, कहीं दूर है तो फोर्स कम है। तो डिफरेंट फोर्सेस होने की वजह से यहां पर आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, यहां शार्प मेल्टिंग पॉइंट एकदम एक्यूरेट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। यहां पर बॉयल भी करने, वैसे तो लिक्विड होता है बॉयल, मेल्टिंग ही पॉइंट यहां पे आएगा। और इसका एग्जाम्पल आपके ग्लास है, इसका एग्जाम्पल ग्लास है, आपका पिच है
जो पिच का मतलब डामर पिच है, और फ्यू तारकोल जिसे कहते हो, फ्यू प्लास्टिक्स, सब प्लास्टिक्स नहीं होती, कुछ ही प्लास्टिक्स होती है। हर प्लास्टिक एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका NaCl है, CsCl है, लगभग बाकी जो बचे हुए सभी इसी में आते हैं। आपका रॉक साल्ट्स है, क्वार्ट्स पढ़ा है आपने, SiO2, ठीक है। कैल्साइट पढ़ा है, CaCO3, क्वार्ट्स SiO2, मैथ का क्लास है आज, CaCO3। तो ये सब आपके जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अब आइए बच्चों, हमने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक स्पेशल वो लिया, स्पेस लैटिस, यहीं पे हमने छोड़ा था आपको, स्पेस लैटिस। इस पे आ जाइए, स्पेस लैटिस, और इसे क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस, स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस, स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस। तो क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल इज ए रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टल इज ए रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जब क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक भी होगा तो इक्वल स्ट्रक इनटू पीसेस, ब्रेक होगा पीसेस में। When struck into pieces have the same shape, ठीक है। When crystal is break into pieces, struck into pieces, have the same shape, have the same shape with corresponding faces, corresponding phases के साथ सेम शेप बनाता है। ये एंगल्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एंगल्स जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। दीज एंगल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन क्रिस्टल। दीज एंगल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन क्रिस्टल। ये गिवन क्रिस्टल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ब्रेवियस ने यह एज्यूम किया था
Brevius assumed that ब्रेवियस ने एज्यूम किया है ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। ए क्रिस्टल is made up of 3-dimensional array of points। A crystal is made up of 3-dimensional array of points। array मतलब sites, 3-dimensional array of points या 3-dimensional साइड्स ऑफ पॉइंट। उधर अगर दिक्कत हो रही तो इधर आ जाओ, इधर आगे जगह है, इधर देखो एक अगर देखने में दिक्कत हो रही तो 3-dimensional array ऑफ पॉइंट्स। तो ईच पॉइंट, तो ये हम ऐसे मान लेते हैं, तुम लोग मत गाओ गाना, नहीं उसी कूड़े वाले के साथ बैठा दें तो चले जाओ गाना गा। मोदी जी की स्वच्छता अभियान में भाग लो। अब जैसे जो बीजेपी वाले थे, मतलब जो बीजेपी, हम लोग तो किसी पार्टी में नहीं, तो हमने कल वो मतलब वो रात में मिल गया, एक जगह एक्सीडेंट हो गया था हमारे रिलेशन में, तो वहाँ गए थे, तो बहुत बड़े बीजेपी के समर्थक भी हैं, नेता भी हैं। तो हमने उनसे पूछा कि किसान बिल है क्या, इस पर इतना बवाल मचा हुआ है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? तो बहुत बड़े नेता है पर उन्हें मालूम नहीं है। मतलब ये छोटे मोटे स्तर की बात नहीं, उनका विधायक सांसद की स्थिति उन्हें मालूम नहीं मोदी जी अच्छा ही कर सकते हैं। ये जो बिल है बेसिकली क्या है कि सबको ये मालूम भी नहीं है, और ना ये बेसिकली क्या है कि जो बीजेपी की मोनोपोली है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है, हर पार्टी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, तो ये पार्टी का जो कॉन्सेप्ट वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना है। ये तो आप जान ही गए हो, प्राइवेटाइज ये तो मजबूरी है कि कुछ सेक्टर आप प्राइवेट नहीं कर सकते, जो सरकारी थे उनको, पर ये तो कर सकते हो कि प्रयास करके उन्हें बंद करा दो, है ना। तो ये जैसे मंडियां बनती हैं, वो सरकारी मंडियों का काम खत्म हो जाएगा, तो एक जो रोजगार सरकारी प्राप्त कर रहे थे वो हट जाएंगे। दूसरा ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। जैसे आप खेत है, ठीक है, अब वहाँ पे धीरू भाई अनिल अंबानी आए और उन्होंने 1000 बीघा खेती वहाँ पे एक्वायर करी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो अब वो उसमें आप बीच में अड़चन आ रहे हो तो वो उसको ज़बरदस्ती ले सकते हैं। मतलब जैसे आप हो, आप जो किसान जो भी है, वो पता चला भले उसके पास 5 बीघा है, पर वो कहता है ये मेरी 5 बीघा है, फिर वो उसको 5 बीघा उसको देनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे 1000 बीघा का उसने अपना फार्म हाउस बनाया, और फिर पता चला वो जो है वो पता चला कितने साल की लीज पर हो गई, वो 100 साल की, 100 साल तक किसान उसका लेबर हो गया, भले उसे अब वो, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो दोनों की रजामंदी कभी हो ही नहीं पाएगी। आप कहाँ मिल पाओगे अरबपति आदमी से, ठीक है। कितने लोग धीरू भाई अंबानी से, अनिल अंबानी से मिल पाएंगे, है ना। तो उनके तो, और बहुत जब बड़े लोग होते हैं उनके पास पावर भी बहुत होता है, क्योंकि नेता लोग उनके सब आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें उन्हीं से पैसा चाहिए। तो ऐसा इसमें बहुत कमियां हैं, और मोदी जी उसको मानने को तैयार ही नहीं है। उसमें 200 किसान, ये अपने यहाँ का मीडिया बड़ा कड़वा है, सही सूचना मिल ही नहीं पाती। कम से कम 200 किसान मर चुका है इस सर्दी में, उसको कुछ बताते ही नहीं है। वो तो सब अच्छा ही अच्छा दिखाते हैं, मतलब कोई कमी बताते ही नहीं है कि एक्चुअल वे में करीब 200 किसान वहाँ ऐसे नहीं मर गए,
वो लोग सही संघर्ष कर रहे हैं। वो उसमें 2-3 पॉइंट हट जाए। अब जैसे हमारे पास गेहूं है, ठीक है, और हमें 1900 रुपये पे इस बार हम लोगों ने बेचा, मान लीजिए वही 1900 का रेट था। अब पता चला सरकार का रेट डिसाइड ही नहीं है, आपके सरकार का रेट डिसाइड नहीं है, एमएसपी डिसाइड नहीं है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है कितना। तो वो तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर आए, उन्होंने कहा ये आपका गेहूं हम 1000 रुपये में खरीदेंगे, तो आपको 1000 में देना पड़ेगा। इसमें ये कर दिया कि लेके आप कहीं भी बेच सकते हो। दूसरा, कितना भी आप चाहे, अगर आपके पास पैसा है तो आप कितना भी गेहूं स्टॉक कर सकते हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब चाहे जितना गेहूं आप स्टॉक कर लीजिए, कोई रोक है। तो बहुत सारे वो हैं वो उद्योगपतियों के लिए है, मतलब उससे आपको कम फायदा होगा। कहीं पे थोड़ा बहुत फायदा भी है, जैसे कोई बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनी आई, वो आयुर्वेद का आपके यहाँ कर रही है, तो आपको फायदा भी मिलेगा, पर उसमें नुकसान ऑन एवरेज वे में ज़्यादा लोगों का है। अब सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग सोचती है, मतलब उनके अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये है काफ़ी, मतलब उसमें बहुत डीप वे में जाएंगे तो बहुत किसानों को, मतलब पर एक तो सबसे पहला एमएसपी लग जाए। वो कह रहे हैं कि हम लग जाएगी, लग कैसे जाएगी, उसका आप बाकायदा पास कर दो, तो पास कर ही नहीं रहे हैं। अब वो क्या, पूरे जितने भी एक समय है आज का कि जितने भी लोग हैं सब बीजेपी में ही हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई बोलते ही नहीं है, सब कहते हैं अच्छा अच्छा। वैसे ही एक ज़माने में था कांग्रेस के, जब इंदिरा गांधी थी तो सब इंदिरा गांधी की कोई बुराई नहीं, सब उनकी अच्छाई करते थे, मतलब वो तो समझो कि बहुत, वो ऐसे ही मोदी जी का है, कोई बुराई करता ही नहीं। किसान मरे जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रिस्टल स्पेस में ये पॉइंट्स है, पोजीशंस है। अब ये आपने रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ले लिया, अब यहाँ पर ये आपने आर ले लिया, ये ले लिया आर। अब यहां से ये आर डैश ले लिया, ये टी ले लिया, तो आर टी और आर डैश, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, मतलब आर एक लैटिस पॉइंट की, और यहां पे दूसरा लैटिस पॉइंट, मान लो हमने ले लिया पी और ये क्यू, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, आर डैश बराबर आर प्लस टी, टी होगा ट्रांसलेशन वेक्टर, टी जो है ट्रांसलेशन वेक्टर है, टी क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर, और उसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है यूए बीबी डब्ल्यू से। यू बी डब्ल्यू जो है आर आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट्स। यू बी डब्ल्यू जो है आर्बिट्री कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब यहां पर a lattice is defined as a लैटिस को हम डिफाइन करते हैं 3 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। A lattice
is defined as a three fundamental translation vectors A, B एंड C। ये थ्री फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है, A, B एंड C। ठीक है, जैसे आपने लैटिस पॉइंट लिया, चाय ले आओ जरा। हाँ भेज, असली तुम अंशुमान दिख रहा नहीं तो इधर भेज जाओ, आगे आ जाओ। थ्री फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर A, B, C। तो ये ऐसे लेते हैं, A ये ले लिया, C ये ले लिया D। एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे A। थैंक यू। आयुष्मान चाय पियोगे? आलस तो नहीं आ रहा है? A, B, C, three fundamental translation vectors। लैटिस जो है रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट है पॉइंट्स का। ए लैटिस इज ए रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स पे कौन आता है ये देखना है। ठीक है, सिंपल क्रिस्टल में पॉइंट पर सिंगल एटम आएगा या आयन आएगा या मॉलिक्यूल आएगा, और कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं जहां ग्रुप आता है। अब देखिए, आइए बेसिस। बेसिस तो टी भी कंबाइंड ट्रांसलेशन वेक्टर है। ठीक है, जनरलाइज्ड वे का ट्रांस भाई तिरछा जा रहा है, अब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, ए भी। तो अब ए बी सी तीनों हो सकते हैं, तो हमने लगा दिया यू, वी और डब्ल्यू। अब पता चला ए का आधा हुआ, बी का 1/3 हुआ, सी का कुछ नहीं हुआ, तो वो अपना ए यू बी डब्ल्यू उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए बेसिस। बेसिस ये बड़ी अफवाह फैल रही है, वो बच्चे ही हैं या यूनिवर्सिटी की साइट पे पुराना देख लिया होगा। वो पेपरों का जो शेड्यूल है वो 25 से तैयार हो रहा है, 25 अप्रैल से। ठीक है, वो पेपर का शेड्यूल अभी नहीं है। हाँ, वो पिछले साल का है, पर वो कई साइट पे पड़ा है, किसी ने देख लिया, उसने फेसबुक पे टैग कर दिया, तो वो बच्चे परेशान। तुम लोग तो उतने परेशान नहीं हो, एमएससी वाले तो घबरा गए कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, 4 पेपर पढ़ने। तो वो तो वासुदेव में अभी हमने बैच ही शुरू किया एमएससी का, वहाँ बच्चे ही बाद में आए, सब कोविड से डरे हुए हैं। ठीक है, अब देख रहे हो लक्ष्मी कितना डरी हुई है कोविड से। बेसिस देखिए, जब कोई विदेशी आदमी आए उससे दूर रहो बस, और कोई चांस दिक्कत नहीं है। तुम्हारी ये बगल वाली विदेशी से ना मिलना, बस कोई फॉरेन ऑरेन से आ रहा है तो उसके आसपास ना फटको, तभी वायरस मिलेगा तुम्हें। अब देखिए, इन वैसे बहुत मुश्किल है, इन सिंपल क्रिस्टल सच एज कॉपर, सिल्वर
in simple crystals such as copper, silver, sodium and sodium having single atom or ion, single atom or ion at each lattice point, प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर सिंगल एटम आएगा या सिंगल आयन आएगा, सिंगल एटम और आयन आएगा। ठीक है, किसमें? सिंगल एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो भी ले रहे हो। ठीक है, सिंगल एटम, आयन और मॉलिक्यूल प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर ऐसा होगा। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब जैसे क्रिस्टल है, सिंपल क्रिस्टल है, एक एक एटम आ जाता है। ठीक है, और वहां पर या एक एक आयन आ जाता है। इस टाइप की स्थिति है। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें आपका ग्रुप आता है। ठीक है, मतलब 2 एटम्स 3 एटम्स का ग्रुप आता है। देयर इज ए ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, देयर इज ए ग्रुप ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, there is a group of the number of atoms, ग्रुप है नंबर ऑफ एटम्स का। there is a group of the number of atoms or ions at each lattice point, प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर ग्रुप आ रहा है। there is a group of the number of atoms or ion at each lattice point। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बेसिस। दिस ग्रुप इज नोन एज बेसिस। ठीक है, सच टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स or ions is known as basis. Group of atoms or ions is known as basis. Group of atoms or ions is known as basis. बेसिस को हम ऐसे दिखाते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है भाई फिक्स है, बड़ा गोला और एक छोटा गोला, ऐसे दिखाते हैं। बेसिस का रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, ईच बेसिस इज आइडेंटिकल, ईच बेसिस is identical in composition, each basis is identical in composition and orientation, and orientation with other basis, दूसरे बेसिस के साथ वो आइडेंटिकल है कंपोजिशन में, ओरिएंटेशन। कंपोजिशन एक सा है, ओरिएंटेशन में रोटेशन, इधर उधर वेरिएट करना। ठीक है, अरेंजमेंट ये आपका। अब देखिए
क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्पेस लैटिस से बेसिस जोड़ दें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है भाई, स्पेस लैटिस है, समझो उसमें लैटिस पॉइंट है, प्लॉटिंग है, प्लॉट है, अब उन पे लोग रहने लगे तो बन गया आपका क्रिस्टल। मतलब जैसे वैसे ही यहां पर है कि स्पेस लैटिस से बेसिस जोड़ोगे तो बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्पेस लैटिस जोड़ा बेसिस और बना क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्पेस लैटिस से बेसिस जुड़ा, बना जाके क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये है स्पेस लैटिस। अब जुड़ गया। तो ये है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस मोहित समझ में आ रहा है? हमने शुरुआत से बता दिया है, आ रहा है समझ? स्पेस लैटिस बेसिस बना जाके क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्पेस लैटिस प्लस बेसिस बना जाके क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Crystal structure is formed crystal structure is formed crystal structure is formed when bases of atoms attached identically bases of atoms attached identically to each lattice point. Crystal structure is formed when bases of atoms are attached identically to each lattice point. प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर आइडेंटिकली अगर स्पेस लैटिस अटैच हो जाएगी तो बन जाएगा आपका। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन बेसिस ऑफ एटम्स अटैच्ड आइडेंटिकली टू ईच लैटिस। प्रत्येक लैटिस पॉइंट से बेसिस जुड़ा है, ईच लैटिस पॉइंट से बेसिस जुड़ा तो बन गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आइए यूनिट सेल। यूनिट सेल तो ये देखिए,
x, ये ले लिया a, इसे y इसको मानते हैं, ये लिया z, तो y एक्सिस के अलोंग b, इसके अलोंग c, इसके अलोंग c। तो ये देखिए ए पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय ए पैरेललोपाइड एक पैरेललोपाइड है फॉर्म्ड बाय 3 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स A, B and C। A parallelepiped formed by 3 fundamental translation vectors A, B and C। A, B and C is known as unit cell of space lattice। Is known as unit cell of space lattice। Is known as unit cell of space lattice। जो करस्पॉन्डिंग फेजेस हैं उनके बीच का एंगल, तो B और C के बीच का एंगल अल्फा, ये C और A के बीच का बीटा क्या है, गामा। एंगल ये फिक्स याद कर लो, एंगल बिटवीन B एंड C क्या है, अल्फा। B और C के बीच का अल्फा। एंगल बिटवीन C एंड A बीटा। एंगल बिटवीन A एंड B यह है गामा, यह है गामा। तो अल्फा बीटा गामा। संडे को क्लास है, अब संडे को क्लास नहीं होती, बहुत कम बच्चे आते हैं, पढ़ाने का बिल्कुल इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तुम लोग मैथ की क्लास, वो तो सर के पास तो बहुत एनर्जी है, किसी भी दिन वो कवर कर देंगे 4-5 घंटे पढ़ा के। हमारे पास बहुत बैचेस हैं, तो हमारा फिक्स टाइम, हम उसी पे पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप भाई ध्यान रखिए, अगर पढ़ाओ तो हमने, तो मेरे पास जब ना हो तो MSc वाले बेचारे वैसे ही परेशान हैं, हम उनको पढ़ाएं। तुम लोगों को टाइम दें और जब 5-6 बच्चे आते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय 3 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर A, B and C is known as यूनिट सेल ऑफ स्पेस लैटिस। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल ऑफ स्पेस लैटिस। एंगल बिटवीन B एंड C अल्फा, याद कर लो, B और C के बीच में अल्फा, ठीक है, C और A के बीच में बीटा, और A और B के बीच में गामा। ये आप याद करें। जरा 1 मिनट सुन लीजिए कि क्या हुआ कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें क्या बना, जो स्पेस लैटिसेस है उनको बोला गया कि किस प्रकार की स्पेस लैटिसेस बनेंगी।
स्पेस लैटिसेस। एक बनती है सिंपल स्पेस लैटिस, सिंपल लैटिस। एक क्या होती है कि बॉडी के सेंटर पर जो यूनिट सेल है उसके सेंटर पर एक और लैटिस पॉइंट आता है, तो उसे कहते हैं बॉडी सेंटर। एक होता है हर फेस के सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट आता है, उसे क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड। एक होता है बेस के सेंटर पे आता है, बेस का मतलब नीचे वाला, ये बेस सेंटर। तो 4 प्रकार की लैटिसेस है। एक सिंपल लैटिस सुन लीजिए, अब इसको अगले टर्न लिखवाएंगे। सिंपल लैटिस में भाई ये रूम है, इसे क्यूब मान लो या मान लो जैसा शेप है। ये देखो, इधर देखो, ये रूम है, ऐसा भी हो सकता है। इस रूम में कितने कॉर्नर हैं? कितने कॉर्नर हैं? काउंट करो, 8। देखिए, ऊपर 4 और नीचे 4, 8 कॉर्नर हैं। 8 कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट आ जाए। इस कॉर्नर पर, ये 8 कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा सिंपल। अब एक और बात, अब 8 कॉर्नर पर आया, चाहे जैसा स्ट्रक्चर हो, वो 8 भागों में बटेगा। ये हर कॉर्नर पर, जैसे ये कॉर्नर है, अब ये रूम को चारों तरफ से पैक्ड मानो। ये रूम है, बगल में एक रूम बन जाएगा, एक रूम ऐसे आ जाए, एक रूम इधर आ जाएगा। 4 रूम के कॉर्नर यहाँ पे जुड़ जाएंगे अगर बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाए, ठीक है। तो एक रूम ये बगल वाला रूम, एक वो वाला और एक ये इसके जस्ट, तो आपके 4 रूम के कॉर्नर नीचे से आएंगे और 4 ऊपर से आएंगे। इसके ऊपर वाला, इसके यहाँ से उधर और ये वाला, तो 4 ऊपर। ये सोचिए आप जाके, 4 कॉर्नर नीचे के आएंगे, 4 कॉर्नर ऊपर के आएंगे, 8 कॉर्नर आएंगे। तो ये 8 भाग में बटेगा। आइडियल यही है ना कि 8 भाग में बटेगा। मतलब इसमें ये वाला कॉर्नर है, यहां पर 8 रूम्स आते हैं, 8 यूनिट सेल्स आती हैं, तो ये 8 भाग में बटता है। तो इसे कितना मिला? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है। ये है सिंपल लैटिस। ये कौन सी है? सिंपल। बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पे जैसा था वैसा, तो वही 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट आ रहा है, और इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन, ये डायगोनल जितने भाई इधर से मिला है ये डायगोनल हो गया, एक इधर से मिला है ये डायगोनल। तो डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही सेंटर होगा। डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी एक लैटिस पॉइंट आएगा। डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी एक लैटिस पॉइंट आएगा। जितने भी डायगोनल्स हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी एक लैटिस, 8 कॉर्नर पर और बॉडी के या यूनिट सेल के सेंटर पर भी। तो वो जो 8 कॉर्नर है वो तो 8 भाग में बटेंगे, पर जो बीच में आ गया उसका किसी का डिवीजन नहीं होगा, वो सीधा सीधा उसका रहेगा, तो एक होगी पूरी लैटिस पॉइंट। फिर आ जाइए फेस सेंटर। हर कॉर्नर पर तो वैसे ही 8 भागों में बटेगा, पर फेसेस कितने हैं? 6, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 6 फेसेस। इस फेस के सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर, हर फेस के सेंटर पर भी आएगा। अब तुम कहोगे फेस का सेंटर कैसे मिलेगा? उनके ऊपर वाले के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन, ठीक है, वहां पर भी एक लैटिस पॉइंट। और वो जो सेंटर पे आया ये वाला, ये 2 भाग में बटेगा, ऊपर वाले को भी देगा और नीचे वाले। जैसे अब इस रूम के बीचों बीच में बॉल लगाएं, ठीक है, मतलब इन ऊपर वाले फेस, तो ऊपर भी जाएगी और नीचे, ठीक है, बराबर एकदम आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वही यहां पर है, तो वो ऊपर और नीचे दोनों में, तो 1/2 पार्ट आए, उसका आधा पार्ट इस सेल को, आधा पार्ट उस सेल, ऐसे हर फेस के। तो ये हो गया फेस सेंटर। हर कॉर्नर पर तो है ही, और ये वाले फेस के सेंटर पर, ये वाले फेस के सेंटर पर, ये वाले। अब आइए बेस सेंटर। इसमें हर कॉर्नर पर तो है ही वही जो 1/8, 1/8,
और बेस नीचे वाला और ऊपर वाला, उनके बेस के सेंटर। भाई दो बेस हो गए, ये नीचे वाला भी हो सकता है ऊपर वाला भी, तो उनके बेस के सेंटर। ये है आपके स्पेस लैटिस। वो अगले टर्म मंडे को लिखाएंगे। अब तुम लोग मंडे को आना, जब तुम लोग खुद कहोगे तब हम बुलाएंगे।